अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, मैं हूँ शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर हिना मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज ये पार्ट 3 आप देख रहे हैं PMS के हवाले से। अब ये किसी मैं कहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही, ये PMS जो है ये फीमेल की जो प्रॉब्लम होती है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस शोज हमारे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पर doctor.com का फोल्डर मौजूद है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या बात हुई। और अब हम पार्ट 3 पे जो बात करने जा रहे हैं वो ट्रीटमेंट के हवाले से। आइए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पहले क्योंकि जो नए लोग हैं एक दफ़ा बता दीजिए PMS, बस सिर्फ उसको इन शॉर्ट बता के हम ट्रीटमेंट पर आना चाहेंगे। PMS जो है हम शॉर्ट फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो कि पीरियड स्टार्ट होने से 5 to 7 डेज किसी भी खातून में ऑफ एनी एज, जो भी जिनको पीरियड्स हो रहे होते हैं किसी भी एज में स्टार्ट हो जाता है। और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि जैसे शगुफ्ता ने बताया कि प्रीवियस प्रोग्राम्स में आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि क्या होते हैं सिम्टम्स। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ इट इज टेकन केयर ऑफ। तो हम PMS को पहले तो हम इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमने डायग्नोसिस बना लिया, अपना कंफर्म कर लिया कि दिस इज अ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फिर हम इस डिजीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। माइल्ड केसेस होते हैं, मॉडरेट केसेस होते हैं और सिवियर केसेस होते हैं। माइल्ड केसेस वो होते हैं कि जहाँ पे बहुत सिर्फ काउंसलिंग इज सफिशिएंट या फिर डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस से ही हम पेशेंट को मैनेज कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर देते हैं उनकी डाइट के साथ, और इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जहाँ पर हमें कुछ मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं पेशेंट्स को अलॉन्ग विद डाइटरी सप्लीमेंट्स विद काउंसलिंग, और डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अगेन वहाँ पे भी मैटर करते हैं। थर्डली जो सिवियर केसेस होते हैं, जैसे मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसको PMS नहीं, हम उसको PMDD कहते हैं, विच इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डायफोरिक डिसऑर्डर। उस कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग, डाइटरी, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी करनी होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। इसके अलावा हमें उसे सप्लीमेंट्स, ओरल सप्लीमेंट्स देने होते हैं, और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर जहाँ पे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट समझती है कि एक साइकेट्रिक ओपिनियन की ज़रूरत है, साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो भी पड़ सकती है। तो अलॉन्ग आपकी ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद अ गायनेकोलॉजिस्ट एक साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होता है ट्रीटमेंट। तो ये तो आपकी बेसिक ट्रीटमेंट हो गई। अच्छा डॉक्टर हिना, यहाँ पर ये भी बताइएगा लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब लोग कहेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्योंकि फैशन के हवाले से लाइफ स्टाइल लोग बड़ा कहना चाहिए कि अट्रैक्ट होकर सुनते हैं। ये कौन सा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा? वो तो बहुत अट्रैक्शन होती है इसमें लाइफ स्टाइल में कि आपके फैशन, आपके कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, वो चीज़ें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। ये शायद ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ना सुने, और ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस की मैं बात करने वाली हूँ ये लोगों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत मुफीद होते हैं। इन लाइफ स्टाइल चेंजेस में सबसे पहले ये होता है कि आप 11 बजे TV, फ़ोन सब बंद करके सो जाएं। और आपको अर्ली मॉर्निंग से मतलब ये है कि 5 o'clock इन द मॉर्निंग यू शुड बी आउट ऑफ योर बेड। और यही हमारा रिलीजन कहता है कि आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाएं और आप सुबह फजर से पहले उठ जाएं। तो एक आप अपनी टाइमली स्लीप लें, आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। और नेक्स्ट एंड अदर लाइफ स्टाइल चेंजेस जो कि लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप घर का पका हुआ बिल्कुल सिंपल खाना खाएं, और होम डिलीवरी से मंगाया हुआ खाना नहीं खाएं, प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप अवॉइड करें, जो मैं अपने पहले प्रोग्राम से लेके तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं हर किसी को ये बता रही होती हूँ। एंड इट्स नथिंग टू डू विद द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और नॉट ओनली हार्मोन्स, और भी जो ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां हैं, इवन डायबिटीज़ भी हार्मोन की वजह से ही हो रही होती है। इंसुलिन इज़ अगेन एन हार्मोन। अगर इंसुलिन आपकी सही है और आप अपना वेट कंट्रोल में रखते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो वो आपकी सिर्फ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व नहीं करता, वो आपकी पूरी हेल्थ फ्रॉम हेड टू टो, मतलब कि पूरी हेल्थ को वो हेल्दी रखता है, मेंटेन करेगा, ऑफ कोर्स मेंटेन रखता है। एंड अदर लाइफस्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज इज एक्सरसाइज,
जो कि हर कोई रिलक्टेंट होता है करने के लिए। स्पेशली ख़वातीन जो मेरे पास आती हैं, उनका एक बहुत फेवरेट जुमला होता है कि हम तो सारा दिन बच्चों के पीछे भागते हैं, सारे घर का काम करते हैं। लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर कि घर का काम करने से जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो आप बच्चों के पीछे भागती हैं, जो आप शायद बाजार चली जाती हैं कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, या बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए चली जाती हैं, इसमें से कुछ भी आपकी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। सही, बिल्कुल। नन ऑफ दिस कम्स इन योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि आप अपने रूटीन के कामों से हटके एक्स्ट्रा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एक्सरसाइज। बिल्कुल। और आप कुछ नहीं कर सकते तो 15 to 20 मिनट्स के लिए आप इतनी एक्सरसाइज जरूर करें, बेशक आप अपने घर के अंदर करें, कि आपकी हार्ट बीट जो है वो 100 से अबव या 110 से अबव जानी चाहिए फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। सही। जिसमें आपको जो काम आसान लगता है करें। आपको वॉक आसान लगती है, वॉक कर लें अगर आपका घर बड़ा है, वरना किसी पार्क में जा सकते हैं। जिम जाना अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड मीन्स फाइनेंशियली एज वेल एज कि आपको टाइम इतना निकाल सकें जिम जाने के लिए, तो जिम चले जाएं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप उसमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स, योगा, आई मीन देयर ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर मेंशन इन दैट। तो वो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं और आप घर बैठे अपने कमरे के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। सही। तो दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल चेंजेस आर। अब डाइटरी चेंजेस में यही है कि घर का खाना खाएं। डाइटरी चेंजेस में सबसे पहला मशवरा यही होगा कि होम कुक्ड फूड होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं होने चाहिए, जंक फूड अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी डाइट में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सीरियल्स, ग्रेन्स, दालें हैं, पल्सेस जिसको हम कहते हैं, दालें हैं, ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। और आप ऑयल कम से कम यूज़ करें, सॉल्ट आप कम यूज़ करें, मिर्च मसाले अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम यूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगे। और इन सब चीज़ों से आप बहुत सारी मतलब कि घर में रेसिपीज खुद सीख के बना सकते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्दी फॉर यू, इंस्टेड ऑफ आप बाहर का खाना खाएं और बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाएं। अच्छा, so, डाइटरी चेंजेस, ये वाली डाइटरी चेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस मैं एक बात ही कहना चाहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ ज़रा सा बैलेंस करके खा लीजिए ताकि आगे तक खा सकें, इससे पहले कि आगे खाने से ही वो चीज़ें मना हो जाएं जो आपने पहले बहुत सारी खा ली है। अच्छा, सप्लीमेंट्स भी होते हैं कोई? जी, सप्लीमेंट्स से मतलब ये होता है कि सप्लीमेंटेशन में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है विटामिन डी होता है। विटामिन डी सफिशिएंट होना चाहिए, और हमारे यहाँ थोड़ा सा विटामिन डी की कमी सब में होती है, स्पेशली फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होती है कि एक तो हम लोगों के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि हमारी स्किन को कवर करके रखते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वेयर सच क्लोथ्स कि हमारी स्किन को कवर करके रखते हैं। सेकेंडली, हम लोग धूप में जाने से वैसे ही अवॉइड करते हैं, और जाते हैं तो ज़्यादा कवर करके जाते हैं अपने आप को। तो और हमारे यहाँ वो सन बाथ और ये सब चीज़ों का तो कोई वो है कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पूरी की पूरी नेशन ही सफ़र कर रही है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। तो विटामिन डी जो है वो आप एक टेस्ट होता है विटामिन डी का, वो करवा लीजिए, टेस्ट करवा के देख लीजिए, और फिर डॉक्टर बल्कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके विटामिन डी जिस मिकदार में आपको ज़रूरत है उतनी आप ज़रूर लें। 400 इंटरनेशनल यूनिट्स जो होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं विटामिन डी के, तो डेली लेने के लिए एक एवरेज इंसान के लिए, जो कि वैसे भी सफिशिएंट है विटामिन डी में, और उसको मेंटेन करने के लिए। और अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर आपको बताएगा, तो वो टेस्ट करवा लेगा आपका, और उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कि कितनी आपको विटामिन डी डेली रिक्वायर्ड है। विटामिन डी है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप अपने लें, कैल्शियम की है, सबको पता होती है कि कैल्शियम की टैबलेट्स भी आती हैं, और इसके अलावा आप नेचुरल प्रोडक्ट से भी कैल्शियम डिराइव कर सकते हैं। आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, और लो फैट ले लें क्योंकि वो फिर थोड़ा सा फैटी हो जाते हैं दूध और दही एंड क्रीम एंड ऑल दैट। वो सब आप चीज़ें अगर लो फैट यूज़ कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। और आप कैल्शियम सप्लीमेंट अपने डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ले सकते हैं, सीरियल, ग्रेन्स, इवन एग्स एंड राइस, इन सब चीज़ों में विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट होता है। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, और जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो चीज़ें आपको डाइट में लेने के लिए, दे ऑल कंटेन कैल्शियम एंड विटामिन डी। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, जिस अमाउंट में आपको वो रिकमेंड करते हैं उस अमाउंट में लेना ज़रूरी होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है जो कि मैं हमेशा अपनी हर पेशेंट को देती हूँ, बल्कि तकरीबन हर डॉक्टर देती होगी, वो होता है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल सप्लीमेंट।
इवनिंग प्रिमरोज ऑयल एक प्लांट होता है, उसका फ्लावर होता है, उसका ऑयल बनाते हैं और उसका ऑयल जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इससे ये होता है कि वो आपके पेट के क्रैम्प्स को भी कंट्रोल करता है, ब्रेस्ट की टेंडरनेस और ब्रेस्ट में जो पेन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, स्किन पे एक्नी आ जाती है बहुत सारे लोगों को पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले, उसको वो क्लियर अप करता है। स्किन चेंजेस जो भी हो रहे होते हैं, कभी पिगमेंटेशन वगैरह हो रही होती है, उसको भी वो करता है। हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ई के साथ उसके कैप्सूल्स आते हैं एंड वो भी आपको जिस अमाउंट में या जिस मिकदार में ज़रूरत होगी आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अनदर सप्लीमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज अ वेरी, तकरीबन हर लड़की ने, हर औरत ने खाई होती है किसी न किसी स्टेज में, शादी से पहले, शादी के बाद। एक फॉलिक एसिड की येलो कलर की छोटी सी गोली आती है। एक गोली इज मोर देन इनफ। आप दिन में सुबह में एक दफ़ा खा लें या आप दिन में 2 दफ़ा खा लें अगर आपको लगता है या आपकी डॉक्टर को लगता है कि आपको ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, तो वो एक छोटी सी गोली होती है विच इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देन विटामिन B6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B6 की सप्लीमेंटेशन होती है, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आपको लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड अदर थिंग इज मैग्नीशियम। Magnesium supplements are very important और the best source of magnesium which is very easily available to everyone is bananas. अच्छा, आप केले खाएं जब आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीरियड स्टार्ट होने वाले होता है, एटलीस्ट 2 to 3 बनानाज अ डे, और वो आपकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा और उससे बहुत ज़्यादा आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके सीरियल्स में, ग्रेन्स में, और सेसमी सीड्स होते हैं, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कोकोनट ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल जो भी है, मतलब जो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, इट्स वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। सो इट जस्ट अगर आप यूज कर सकते हैं, उसकी स्मेल को कुछ लोग नहीं खा सकते हैं कोकोनट ऑयल, अगर उसकी स्मेल को टॉलरेट कर सकते हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर आप वो ऐड कर सकते हैं कोकोनट, ऑफ कोर्स उसमें कोकोनट से ही निकलता है ऑयल, कोकोनट खा सकते हैं अगर आप ऑयल वो कहना चाहिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाँ, वरना अगर आप कोकोनट ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं और खाना पका के खा सकते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, इट्स वेरी हेल्दी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर अच्छा होता है, इट्स वेरी रिच इन पोटेशियम। कोकोनट वाटर जो है वो पोटेशियम में रिच होता है विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, तो वो भी उसकी भी आपको ज़रूरत होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हर फ्रूट, हर खाने की चीज़ जो भी अवेलेबल है नेचुरली इज़ बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप एक लिमिट को एक्सीड नहीं करें। अब इसी तरह से अगर आप कोकोनट वाटर है आप सारा दिन पीना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा, फिर वो भी गलत है। अगर आप बनाना सारा दिन खाना शुरू कर दें तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो वो जो है इस तरह से नहीं होता, हर चीज़ को बैलेंस करके आप यूज़ करेंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। सही। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज का अक्सर लोगों के जहन में ये ख्याल होगा भाई क्यों इतना ज़रूरी है, छोड़े ना, कोई और आसान सा तरीका बता दें। तो चलिए डॉक्टर हिना से ये भी जान लेते हैं कि एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। वेल, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, जैसे सबको पता होगा। तो इसमें जब आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं या ख्याल करते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं आपके सारे रिलेशंस और आपकी सारी ज़िंदगी में आपके अराउंड जो भी काम हो रहे होते हैं आपके, वो आप अगर हेल्दी नहीं होंगे तो आप उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपकी रिलेशन सब अफेक्ट होंगी। तो अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों को इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं पता। एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं होती कि आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे या आपके मसल्स बन जाएंगे या आपका वेट कम हो जाएगा या आपका वेट गेन हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं होता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मतलब ज़रूरी जो चीज़ होती है एक्सरसाइज में, वो एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज सेरोटोनिन। उसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं हैप्पी हार्मोन। वो आपको हैप्पी रखता है। तो जब आप सेरोटोनिन आपका ये सिक्रीट हो रहा होता है ब्रेन में, तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, जो कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, एंगर इश्यूज, क्राइंग स्पेल्स, मूड स्विंग्स, इन सब को कंट्रोल करता है।
और आप खुद देखेंगे जब आपकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा कंट्रोल होगी एंड इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर माइंड, तो आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी पेरेंट्स, आपके बहन भाई, वो आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, वो सब भी हैप्पी रहेंगे। एंड दैट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। अगर आप खुद मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपके आसपास के लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड टू कीप देम हैप्पी, आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जी, और कुछ लोग जो है वो अनहैप्पी होंगे ये देख के कि आप हैप्पी क्यों हैं, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। आप उनको भी एडवाइस करें कि वो भी एक्सरसाइज किया करें ताकि उनकी भी अनहैप्पीनेस खत्म हो और वो भी हैप्पी हो जाए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मेडिकेशन के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहिए। अब मॉडरेट केसेस में ये होता है कि हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं पेशेंट्स को। मेडिसिन हम 3 किस्म की देते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट, जैसे मैंने कहा था कि सबसे मेजर इशू जो हो रहा था वो पेन का इशू होता है, चाहे वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो या फिर वो पूरी बॉडी का पेन हो या जॉइंट्स का पेन हो। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इज द पेन किलर। और पेन किलर में सबसे पहले मैं सबसे बेसिक पेन किलर एडवाइस करूंगी विच इज एज सिंपल एज पैरासिटामोल। अगर आपका पैरासिटामोल से पेन कंट्रोल हो जाता है तो देयर इज नो नीड टू टेक एनी अदर, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें जो सूट कर जाए या जो ज़्यादा इफेक्टिव हो जिस पेशेंट के लिए। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं तो उनको हम उसी हिसाब से देते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो देते हैं हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए। एंटी स्पाज्मोटिक्स होते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक्स का मतलब ये होता है कि जो क्रैम्पिंग हो रही होती है, रुक रुक के जो क्रैम्प्स की तरह से पड़ रहे होते हैं उसको रोकता है, उसको हम स्पाज्म कहते हैं। और तो वो स्पाज्म्स को कंट्रोल करता है और वो क्रैम्पिंग पेन को कंट्रोल करता है। एंटी स्पाज्मोटिक्स उनको वो देने पड़ते हैं। तो एक तो ये पेन किलर्स हो गए। फिर जैसे मैंने बताया था कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस में पेशेंट्स कुछ होते हैं जिनको स्वेलिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही होती है और लोअर लिम्स की स्वेलिंग हो जाती है। कुछ लोगों को पूरी फेस की स्वेलिंग हो जाती है, पूरी बॉडी में एक वाटर रिटेंशन वाली कंडीशन आ रही होती है। तो वहाँ पे कभी कभार हमें डायूरेटिक्स देने पड़ते हैं। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जिनको खाने से आपका जो बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर जो कलेक्ट हो रहा है, जिसकी जो रिटेंशन हो रही है जिसकी बॉडी में आपकी, वो निकल जाता है वाया योर किडनीज। आपकी किडनीज उसको फ्लश कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ऑफ कोर्स। वो आप जब वॉइड करने जाते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर आप वॉइड करके निकाल देते हैं बॉडी से। तो इस तरह से आपकी स्वेलिंग रिलीफ हो रही होती है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है उन पेशेंट्स को जहाँ पे वाटर रिटेंशन का मसला हो रहा होता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज इन द सिवियर केसेस जहाँ पे हमें देने पड़ते हैं SSRI जो कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन सिक्रीट हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे सेरोटोनिन सिक्रीट नहीं हो रही होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक सिम्टम्स में इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ पे हमें SSRI जो कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जिसको हम कहते हैं, तो वो हमें देने पड़ते हैं और वो आपकी सेरोटोनिन को ब्रेन से सिक्रीट करवाते हैं और वही उसकी सारी हैप्पी हार्मोन होता है। तो आपके मूड चेंजेस को कंट्रोल करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और जो भी इस तरह के एंगर इश्यूज एंड क्राइम स्पेल्स, उन सबको बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा कुछ एंटी एंजाइटी ड्रग्स इस तरह के होते हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स कह सकते हैं इन अ वे कि आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं और रात को आपको अच्छी, क्योंकि इन सब सिम्टम्स के साथ अक्सर लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि रात को नींद नहीं आती। तो इस तरह से उनको नींद के लिए कुछ दवा दे सकते हैं। अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हर गायनेकोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट सब में यूज कर रही होती है, वो होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स। इस कंडीशन में बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली अनमैरिड लड़कियां जो होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स को देख के कि ये हमें क्यों दी है। और उनकी मदर्स और ज़्यादा परेशान होती हैं कि ये अभी इसकी शादी नहीं हुई और इसको। तो प्लीज़ हर चीज़ को आप शादी से रिलेट ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद ही सारे मसले शुरू हों। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, अगर आप शादी से पहले उनको करेक्ट कर लें तो शादी के बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करती हैं अब मैं बताती हूँ कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का काम ये होता है कि वो ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देती हैं। और एक अनमैरिड लड़की को तो प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, तो अगर उसकी ओव्यूलेशन सप्रेस हो गई तो कोई मसला नहीं है। अगर ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाती है तो उसका पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और उसके दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी कंट्रोल हो जाते हैं।
तो इस वजह से दी जाती है। और जहाँ पे मैरिड खवातीन हैं जो कि कंसीव नहीं करना चाहती, तो उनमें भी बहुत यंग मैरिड खवातीन हैं, क्योंकि ज़्यादा जब 35 ईयर्स के बाद हम बर्थ कंट्रोल पिल्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं देते। यहाँ जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ की, वहाँ पर भी हम नहीं देते। लेकिन अगर यंग और बिल्कुल कोमॉर्बिडिटी नहीं है उसको किसी किस्म की, तो वहाँ पे हम बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़रूर यूज़ करते हैं इन केस शी डजंट वांट टू कंसीव। इफ़ शी वांट्स टू कंसीव तो फिर उस कंडीशन में हमें ये ऑप्शन जो है हमें वो करना पड़ता है, नहीं देना होता। ठीक, चलिए यहाँ पर डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद रही और बहुत अच्छी और बहुत काम की बातें बताई उन लोगों के लिए जो वाकई में समझना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा व्लॉग खत्म हो रहा है, तो शिरफा यास्मीन यानी SY को और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।